Hi guys, welcome back to Sankar Tech Talk. Today we have Anurag. Anurag is a senior DevOps engineer और इनको इंडस्ट्री का ओवर मोर देन 10 years एक्सपीरियंस है। तो इनसे जानते हैं कैसी DevOps की प्रोफाइल है और कोई भी फ्रेशर या जूनियर प्रोफाइल कैंडिडेट कैसे अपनी प्रोफाइल स्विच कर सकता है और कैसे अपनी कैसे DevOps पर लैंड कर सकता है। Hello listeners, this is Anurag Sharma. Basically, I'm a senior DevOps engineer. So basically, जो मेरा प्रोफाइल है relate to the cloud and DevOps, दोनों को relate करता है. First my journey started with the cloud and then I moved on the DevOps side. So overall मेरा जो exposure है वो DevOps के साथ और cloud के साथ combination के साथ है. So I have 4 to 5 years starting with my cloud and then used to the DevOps side. So total 8 to 9 years experience in the this field. मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी के साथ जाता हूँ कि पहली मेरी स्कूलिंग जो हुई थी वो जयपुर राजस्थान से हुई है. आफ्टर के बाद में मैंने जयपुर का ही कॉलेज था आर्या कॉलेज, तो उससे मैंने अपनी बीटेक की 2011 के अंदर. फिर होता है ना कि जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता जो मेरे साथ हुआ मतलब ना, तो हमारा प्रोजेक्ट था थर्ड ईयर के अंदर .NET के अंदर. उस टाइम लैंग्वेज .NET काफ़ी चला करती थी. तो बेसिकली ऐसा कोई एक जावा थी, एक .NET थी. तो मुझे ना किसी ने सजेस्ट किया कि आप .NET में प्रोजेक्ट कर लीजिए. तो हमने थर्ड ईयर के अंदर एक सबमिशन किया .NET का, फिर हमने वो सेंड कर दिया. तो एक आपको भी हंसी आएगी कि मैंने उस टाइम का आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ .NET के साथ में. तो हम लोगों का फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जिसके अंदर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया .NET में. इनमें से एक था जो थोड़ा सा हमसे बेटर था, जिसने सारा प्रोजेक्ट वर्क किया, मतलब फाइल सब बनाई. ठीक है, तो हमने बोला ठीक है भैया, अब बना दी तो हमारी भी कॉपीज बनाकर रख दो, तो हम भी उसमें अपना इंट्रोडक्शन दे सकेंगे .NET के अंदर. और तो एक हमारा होटल मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट था, तो हमने .NET का उसमें बना के, हमें जिस दिन वाइवा था उस दिन हमें उसने फाइल दे दी कि ये आपकी फाइल है और ये आपका प्रोजेक्ट है, आप उसको रन करवाओ. तो हमारे सामने एग्जामर थे, उन्होंने तो मेरा नंबर, रोल नंबर स्टार्टिंग में था कि मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, आपने .NET का प्रोजेक्ट बनाया तो एक काम कीजिए, तो रन कर दीजिए. अब हमने बनाया तो हम रन कर पाएंगे ना, तो हमें पता ही नहीं था. हमने पहली बार विजुअल स्टूडियो जो उस टाइम चला करता था, हमने पहली बार देखा और उसमें रन बटन नजर नहीं आया मुझे ना, छोटे आइकन थे. अब रन तो किया ही होगा, तो नहीं. फिर मैंने बोला नहीं सर, वो मैंने रन नहीं किया, मैंने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन लिखी है, मतलब कॉपी पेन से. मतलब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट से पहले आपका वाइवा स्टार्ट हो गया, तो एग्जीक्यूशन रह गया मेरा. बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप थ्योरी पार्ट से पूछ सकते हैं. तो इस तरीके से मेरा मतलब उस टाइम में बोला कि नहीं आपने बनाया ही नहीं. फिर किसी ने बोला कि एक रन ऑप्शन होता है, फिर मैंने रन किया. अब उसके अंदर क्वेश्चन से मुझे याद नहीं है, तो प्रॉपरली मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि आप जिस काम को करना चाह रहे हो या प्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसके अंदर अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो उसको भी छोड़ दो. हाँ मतलब, और फिर लाइव लेसन होता है ना कि किसी काम कर रहे हो और हमने बोला नहीं हमने बनाया है, तो अगर सामने वाला इंटरव्यूअर हुआ या कोई भी एग्जामर हुआ तो वो आपको तुरंत जज कर लेता है कि इसको आता है या नहीं आता. वो एक बेसिक क्वेश्चन से ही जज कर लेगा. तो स्टार्टिंग थी, जर्नी थी मेरी कॉलेज टाइम की. देन उसके बाद में मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहे थे. अब होता है ना, बीटेक थी हमारी, RTU से बीटेक थी, तो एक दो बैक की भी लगी हुई थी हमारी. बैक की वजह से हम कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट सेल में नहीं बैठ सके. अब प्लेसमेंट सेल में जब जॉब करनी थी, या तो दो ऑप्शन थे पास, मैं MBA करूँ या फिर मैं कोई ऐसी जॉब. तो शुरू से मेरा ना प्रोग्रामिंग में मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा. मतलब होता ना कि शुरू से एक डर सा बैठा रहा कि यार लॉजिक्स कैसे बनेंगे, लॉजिक्स कैसे बनेंगे,
कैसे वर्क होगा मतलब लॉजिक के साथ में, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि वो इधर नेटवर्क साइड ना, आप एक फील्ड होता है नेटवर्किंग, आप उसके अंदर अपना एक्सपोजर कीजिए, उसमें प्रोग्रामिंग का कोई रोल नहीं रहेगा स्टार्टिंग में। मैंने ठीक है, तो अच्छा है, अब जॉब लेनी है तो एमबीए करना नहीं था स्टार्टिंग में, तो मैंने ठीक है कि नेटवर्क, तो स्टार्टिंग मैंने 2011 के अंदर मैंने नेटवर्क से की नेटवर्किंग, और फिर सजेस्ट किया कि लाइनेक्स आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट होगा नेटवर्क के साथ। तो मेरा नेटवर्क और लाइनेक्स दोनों के साथ एक कॉम्बिनेशन का मैंने कोर्स किया। सुबह 7 o'clock में इंस्टीट्यूट पहुंचता था, मतलब आफ्टर कॉलेज के बाद में, जब मतलब ना कोई अपॉर्चुनिटी थी ना कोई जॉब मिल रही थी। कई मेरे फ्रेंड्स थे जो एसईयू की जॉब कर रहे थे, तो स्टार्टिंग सैलरी होता है ना उस टाइम पे ये था कि अगर आपको जयपुर जैसी जगह पे जॉब चाहिए, या तो मूव ऑन करो बैंगलोर या गुड़गांव, या आप जयपुर में चाहते हो तो आप एक था कि आप पहले आपको इंटर्नशिप चलेगी 6 months 2000-3000 देंगे, उसके बाद आप हमें होता था कि नहीं एक अच्छी सैलरी पैकेज भी चाहिए होता है, कॉलेज में है तो एक ड्रीम होता है हमारी भी, एक गाड़ी होगी। मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा लगता है कि अभी स्टार्टिंग में 10 to 15 लाख पैकेज होगा और मतलब इतना तो सोच ही लेते हैं। तो अब वो शुरू की 25,000 की जॉब जो होती है मंथली, वो भी छोटी लगती है। तो किसी ने बोला CCNA कर लो, देन CCI एक अच्छा फील्ड है। तो 1-2 लोग थे जिनके मतलब आइडल होते हैं ना, जब उस फील्ड में होता है तो उसके होता है, एक उसमें कंवर भट्ट एक थे नेटवर्क के, काफी बड़ा नाम था उनका वर्ल्ड के अंदर, वही में आज उनका है नेटवर्क के नाम पे। तो उनको उनके बारे में सुनना, मतलब एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि आप किसी फील्ड में घुसते हो तो आप उसके जो आज जो लिसनर्स हैं, मैं जैसे किसी भी फील्ड में आप एंटर करते हो तो आप उसकी स्टार्टिंग जो जर्नी किस तरीके से वो फील्ड रिलेट करता है और आप किस तरह से उसमें घुस सकते हो। तो इस तरीके से मेरा नेटवर्क में वहाँ फिर लाइनेक्स मैंने सीखा। जिससे मैंने लाइनेक्स सीखा वो आज रेड हैट के अंदर ग्लोबल हेड है, तो जयपुर से स्टार्ट किया था अपना, सौरभ कालम नाम उनका। तो वो आज काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो स्टार्टिंग में मतलब होता 2011 की बात है, आज से 10-12 ईयर हो गए इस बात को। तो उनके साथ मैंने नेटवर्क लाइनेक्स और नेटवर्क की प्रोफाइल स्टार्ट करी। देन उसके बाद में मैंने जब स्टार्ट हुआ तो एक नेटवर्किंग की जॉब लगी, मतलब मेरी एज ए नेटवर्क इंजीनियर विप्रो के अंदर। मेरी फर्स्ट जॉब थी विप्रो। मतलब होता है ना कि आपकी एक अच्छी जॉब एक अच्छी कंपनी में लग जाए तो एक आपका ना एक मोटिवेशन अलग से आ जाता है, जिसको लोग सुनते हैं कि हाँ भाई अब रिश्तेदारों को बताओ कि यार मैं किसमें जॉब करता हूँ। तो एक कॉमन नेम था विप्रो, SCL इज ए कॉमन नेम, TCS मतलब एक अच्छी कॉमन नेम थी जो हर नोन को पता होता है। तो मेरी स्टार्टिंग जॉब विप्रो में लगी और वो जयपुर में ही, मतलब मेरा एक स्टार्ट जयपुर में इन्होंने विप्रो ने ऑफिस खोला था, वहीं पे मेरी एक जॉब नेटवर्क की मतलब जॉब लगी, जिसके अंदर मेरा एक डेटा सेंटर था, नेशनल इंस्टीट्यूट सेंटर, उसका NIC नाम बोलते, उसके अंदर मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर था। फर्स्ट टाइम मैंने राउटर, स्विचेस और इसको सबको एक्सपोज किया कि कैसे नेटवर्क काम करता है, वैसे लेयर्स कैसे काम करती है। तो मेरा बहुत मतलब उसमें काफ़ी अच्छा रहा। और अब आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं किसी भी फील्ड में अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मैं उसके बारे में काफ़ी जानने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये मेरी मतलब हैबिट है, क्या है, मतलब मैं काफ़ी अच्छा बन गया था नेटवर्किंग। जब मैंने CCNA किया, CCNP किया, मतलब काफ़ी किया। दैन उसके बाद में विप्रो के बाद में मैंने SCL मूव किया। SCL में मेरा 2-3 years मेरा एक्सपीरियंस रहा। विप्रो के बाद मेरी SCL की एज ए टेक्निकल लीड था मैं वहाँ पे मुझे एक क्लाउड और थोड़ा बहुत है ना मॉनिटरिंग पार्ट मुझे स्टार्ट करने को मौके अंदर मैंने वर्चुअलाइजेशन प्राइवेट क्लाउड के ऊपर मैंने वर्क किया, जिसके अंदर VMware मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था। उसमें इंफ्रा सेट करना, VMware पे काम करना, तो ये मेरा स्टार्टिंग रहा। SCL के अंदर 2 to 3 years मैंने SCL रहा। फिर मेरा उसके बाद में मेरा MIT में 11 मेरा एक अच्छा स्टार्टअप के साथ में जुड़ा, फैंटेसी के अंदर टॉप 2 के अंदर आता है। उसके अंदर मैंने अपना DevOps प्लस क्लाउड का मेरा
स्टार्ट किया। उसमें होता है ना कि स्टार्टअप्स के अंदर आपका नेटवर्क का फील्ड थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल नेटवर्क मिलता है, सब कुछ मिला होता है वहाँ पे ना, लेज लाइन सब कुछ होती है, तो वहाँ पे राउटर स्विचेस का इतना रोल नहीं था। तो मेरा देन मैं मूव हो गया क्लाउड के अंदर। मेरा फर्स्ट क्लाउड था, मैं AWS के ऊपर था। आज मैं AWS सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ। रिसेंटली मैंने फैब के अंदर मैंने किया और कंप्लीट किया मेरा सर्टिफिकेशन। तो आई हैव 8 to 10 सर्टिफिकेशन इन द क्लाउड एंड एज वेल डेवऑप्स के अंदर है मेरा। तो फिर वही क्लाउड एंड डेवऑप्स के अंदर फिर मेरा आगे बढ़ता। आज मैं एज अ सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा एक जर्नी पार्ट है। तो कॉलेज में प्लेसमेंट आपका नहीं हो पाया क्योंकि आपके बैक लगी हुई थी। राइट। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कौन क्या बनना चाह रहा था उस टाइम? आपका क्या ड्रीम था? ड्रीम कंपनी कौन सी थी? ड्रीम जॉब क्या थी? तो जब कॉलेज में हम लोग थे, तो एक हमारा जो ड्रीम कंपनी हुआ करती थी वो विप्रो, TCS है ना, यही कंपनियां एक ड्रीम कंपनियां थी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ड्रीम कंपनी गूगल थी। मतलब हमें पता होता ना कि हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसके क्राइटेरिया के हिसाब से जो कंपनी थी वो उसमें मतलब हमारी ड्रीम कंपनी थी उस टाइम पे। अब गूगल का तो हम सोच नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि हमने RPTC के थ्रू हमने बीटेक किया, तो आईआईटीज को थी नहीं, तो इस तरीके से हमने वो ड्रीम कंपनी गूगल सोचा। पर हाँ, मेरी जो ड्रीम कंपनी थी कि हाँ एक अच्छी TCS और एक बड़ी MNC जो लेवल 5 की MNCs हैं उसके अंदर मैं एक बार एंटर। तो कॉलेज के अंदर कंपनीज उस टाइम पे नहीं आई, मतलब IT का इतना बूम नहीं था कि इस टाइप से आनी चाहिए। तो मेरे साथ जो फ्रेंड सर्किल थे वो ऐसे ज़्यादातर दिल्ली साइड के। तो मतलब कि 4 ईयर कंप्लीट हुआ, अब या दिल्ली मूव हो गए, ठीक है। दिल्ली मूव होने के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि या तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाए वो MBA करें। तो ठीक है, उनमें से मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक दो ने MBA किया, एक दो लोग दिल्ली में जॉब करने लगे। तो इस तरीके से मतलब कॉलेज के बाद में एक सर्किल टूट जाता, जहाँ पे वो मैं जयपुर गई था तो मैं हूँ, और बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ साइड के, वो लोग वहाँ मूव करते हैं। ठीक। तो जब आपने अपने करियर नेटवर्क में स्टार्ट करने की ट्राई किया तो आपको क्या चैलेंजेस आए और आपको रोड मैप कैसे मिला? उस टाइम पे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हुआ क्या कि मैं जब कॉलेज में था तो उस टाइम पे ना हम लोग ना एक लोकल बस जो चलती है ट्रैवलिंग के लिए, तो उस बस में मैं सफ़र कर रहा था। वो आज इंसिडेंट मुझे आज भी याद है। तो मेरे पास में एक भैया बैठे हुए थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो पूर्णिमा से थे, मतलब मेरे फ्रेंड के ब्रदर थे। तो उन्होंने मुझे बीटेक कर रहे थे, वो 4th ईयर में थे, मैं 3rd ईयर के समथिंग था। तो जब उन्होंने बोला कि मैंने उनसे ऐसे 1-to-1 डिस्कशन किया कि भैया आप कॉलेज में अब आने वाले हैं, हम 4th ईयर हो जाएगा हमारा, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यार ना देख, मैं तो प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा नहीं, तो मैंने नेटवर्क फील्ड चूज किया है। तो मैंने सोचा यार ये भी मतलब मेरी जैसी है, अब ये भी प्रोग्राम इतने हैंड्स ऑन नहीं है, तो ठीक है। मैंने कि चलो नेटवर्क के बारे में बता दो क्या होता है। मतलब ये तो कॉलेज में जो नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट होता है, दैट्स ऑल। मतलब बाकी और लैंग्वेजेस जो कॉलेज में आपको पता ही कितना एक सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होता है, तो हर सेमेस्टर में बुक्स चेंज हो जाती है, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो अपने अगर तो इस तरीके से मैंने नेटवर्क चूज किया। उन्होंने मुझे बताया उस दिन ही कि CCNA प्लेटफॉर्म होता है, आप नेटवर्क स्टार्ट करो वहाँ पे, उसमें राउटर स्विचेस की नॉलेज होती है। तो उन्होंने तो सब कुछ बताया मुझे किस तरीके से नेटवर्क चलता है। तो फिर मुझे इंटरेस्ट लगा, तो फिर मैंने उनको पूछा कि किस इंस्टीट्यूट में करना है। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट का नाम बताया जो नियर बाई मेरे लालकुटी के पास में था, जयपुर में जगह। वहाँ पे फिर मैंने हमारे एक सर थे, उनके मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया। तो इस तरीके से वो वहाँ से किया था। आज नो डाउट वो उन्होंने फील्ड चेंज कर लिया, वो आज इनकम टैक्स ऑफिसर है, मतलब ऐसे से, ठीक है। उनका एक अलग था, तो स्टार्टिंग उन्होंने मुझे दी, ये मेरा नेटवर्क। ठीक है। तो आपको जब आप लर्न कर रहे थे नेटवर्किंग, पहली चीज़ तो नेटवर्किंग क्या होता है, आपको क्या रोल होता है कंपनी के अंदर, और आपको जब आपने फर्स्ट जॉब ज्वाइन की तो आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई थी उसका? जो नेटवर्क होता है क्या कि एक प्रोटोकॉल का सेट होता है जिसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ। हम
मतलब आज अगर हम बैठे हुए हैं, हमें गूगल से कम्युनिकेट करना है, तो एक उसको समझना होगा कि गूगल तक हमें कैसे पहुंचना है। तो उसमें ना लेयर्स होती है, OSI लेयर्स होती है, इसमें 7 लेयर्स के अंदर हमारा डिफाइन होता है नेटवर्क पार्ट। इसके अंदर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इस तरीके से लेयर्स होती है। जैसे फर्स्ट मैं बात करूँ फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर क्या होती है कि एक वायर कनेक्शन होता है। जैसे मेरा सिस्टम किसी अदर सिस्टम के साथ एक वायर के साथ कनेक्ट है, तो इस तरह फिजिकल लेयर होती है। डेटा लिंक लेयर क्या होती है कि आप फ्रेम उस पर ट्रैवल करते हैं। तो इस तरीके से ना एक प्रोसेस को मैंने स्टार्टिंग से समझना स्टार्ट किया। उसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल चलते हैं, जैसे OSPF रहा, RIP, BGP, बॉर्डर गेटवे। जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा, एक इंसिडेंट हुआ था कि फेसबुक बंद हो गया था। फेसबुक बंद हुआ था, एक न्यूज में आज तक या न्यूज में एक डिबेट चल रही थी कि BGP पे डाउन हो गया था, BGP कनेक्शन टूट गए थे, मतलब तो फेसबुक डाउन हो गया। तो इस तरीके से ना उस प्रोसेस को समझना कि वो किस तरीके से काम करते हैं, बॉर्डर गेटवे राउट प्रोटोकॉल सिस्टम वो किस तरह काम करते हैं। तो वो मैंने स्टार्टिंग ऑफ जर्नी के अंदर सीखा। यही सब कुछ होता है कि कैसे कनेक्शन बनाते हैं, 1-to-1 डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो एक बेसिकली नेटवर्क फील्ड के बारे में मैंने एक्सप्लोर किया। देन उसके बाद में जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी नेटवर्क इंजीनियर एज ए विप्रो के अंदर, तो मैंने वहाँ पे पहली बार मतलब एक फिजिकल जो डिवाइसेस होते हैं, राउटर स्विचेस, उस पर काम करना सीखा एज वाया पुट्टी, क्योंकि एक लॉगिन कंसोल होता है जिसके थ्रू हम राउटर स्विचेस को देख सकते हैं। अब हुआ क्या, जब मैं पहली बार राउटर पुट्टी लॉगिन किया, मतलब जब हमने तो उसमें भी एक ब्लैक विंडो होती है, तो उसमें कमांड चलती हैं, जिसके ऊपर हम कॉन्फ़िगर करते हैं किसी चीज़ को। तो वो मैंने स्टार्टिंग किया, तो उसमें ना मुझे बेनिफिट ये मिला कि मैं लाइनेक्स के साथ में हैंड्स ऑन हो रहा था। उस टाइम रेड हैट का 6 वर्जन चल रहा था, तो मैंने उस पर भी एक्सप्लोर किया। तो दोनों कॉम्बिनेशन के साथ मैंने एक स्टार्टिंग विद नेटवर्क के अंदर एक अच्छी मतलब प्रोफाइल बना ली थी, जिसमें मैं राउटर को कॉन्फ़िगर करना, स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना, वीलैंस बनाना, इस तरीके से पार्ट मेरा बना। दैन उसके बाद मैं सर्टिफिकेशन में मतलब स्टडी करता रहा, तो CCNA, दैन CCNP मेरा एक सर्टिफिकेशन हुआ। तो इस तरीके से मेरी नेटवर्क की जर्नी स्टार्ट हुई एज ए नेटवर्क इंजीनियर। तो जब आपको फर्स्ट जॉब मिली विप्रो के अंदर, तो उससे पहले चलते हैं, आपने कैसे अप्लाई किया और कैसे आपको जॉब मिली, और इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस किए? हाँ, तो मैं जब नेटवर्क की तैयारी कर रहा था नेटवर्क इंजीनियर बनने की, तो एक वॉक इन इंटरव्यू था विप्रो का। तो उस टाइम की फर्स्ट कंपनी ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला था उनको, नेशनल सेंटर के नाम से, ऑटोमेटिक सेंटर NIC बोलते हैं। उसका एक प्रोजेक्ट मिला था इन्हें। उस प्रोजेक्ट के अंदर वॉक इन इंटरव्यू चल, तो उनको नेटवर्क इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट, तो जो बेसिक नॉलेज रखता हूँ नेटवर्क का और उसको मतलब हैंड्स ऑन हो एक्सपीरियंस हो। तो उस वॉक इन के अंदर मैंने मतलब जाके टाई वाई पहन के भाई मतलब रिज्यूम लेके फर्स्ट टाइम पे मैं इंटरव्यू के सामने पहुंचा था। उन्होंने मुझसे वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और मेरा बेनिफिट ये रहा कि मैं लाइनेक्स में भी अच्छा था, मतलब नेटवर्क विद। तो होता है कि बंदा जब नेटवर्क के क्वेश्चन पूछता है तो एक अदर फील्ड के बारे में पूछ लेता है जिसके अंदर आपका हैंडवर्क है या नहीं है, तो वो जज कर लेता है कि आपका नेटवर्क काम करते समय आपको सिस्टम की नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप किस पे काम करते हो। जैसे विंडोज पे करते हो या लाइनेक्स पे करते हो, विंडोज एक कॉमन होता है कि आप कोई भी कर लेता है, लाइनेक्स होता है तो उसमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मेरा लाइनेक्स के साथ भी क्वेश्चन थे, तो उसका मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। तो मेरे पास फिर ऑफर रहा, तो 10 to 15 डेज बाद में ऑफर आया, तो ज्वाइनिंग थी। अब उन्होंने वही इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए थे, तो मेरी तो फर्स्ट जॉब थी, तो आई एम रेडी, मतलब मैं तो रेडी था कि विद इन ज्वाइन कर लेंगे हम तरीके से मेरा। तो विप्रो फर्स्ट जॉब है, क्या पैकेज है, कौन से ईयर में मेरा मेरी जो जॉब लगी थी 2012 में लगी थी। 1 ईयर में नॉर्मल नेटवर्क और मेरा तो मेरा जो स्टार्टिंग पैकेज था 3.2 समथिंग था। तो अब फर्स्ट टाइम पहली कंपनी थी, अब ना तो हमें ये पता था कि किस तरीके से उसका ऑनबोर्डिंग होती है, मतलब होता है ना कि HR राउंड कैसे होते हैं। यदि वहाँ होते हैं क्वेश्चन से नॉर्मल इंटरव्यू में, देन HR हो गया, HR ने फाइनलाइज करके ऑफर लेटर रिलीज कर दिया। पहली बार ऑफर लेटर मिल के मैंने देखा, तो अब पहली एक्सपोज था किसी से बताना कि हाँ विप्रो में जॉब लगी है, तो सब लोग खुश थे कि अच्छा है।
चलो कि आपने एक अच्छी कंपनी को क्रैक किया। तो मतलब मैंने फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस सब कुछ स्टार्ट किया। तो ये मेरा स्टार्टिंग रहा। ठीक है, मतलब मेरा 3.2 के समथिंग पैकेज था, जो जयपुर लोकेशन थी मेरे पास, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2012 में 3.2 काफी हाँ, मतलब अच्छा पैकेज कह सकते हो। जब हम कॉलेज में थे तब तो हमें 3.5 भी कम लगता था। क्या 25 के अंदर तो नहीं हो पाएगा। हम एग्री हुए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आपके नेटवर्किंग की तरफ। अब जब आप नेटवर्किंग में ज्वाइन किया तो विप्रो का कल्चर कैसा था? आपको किस तरह के टास्क मिलते थे और आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या करना है एग्जैक्ट? तो मेरा जो स्टार्टिंग में था, तो पहले दिन तो उन्होंने वो बेसिकली जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे थे वही मेरे एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे। एक हमारा एक नॉक एरिया हुआ करता, मतलब जहाँ पे एनआईसी का डेटा सेंटर था, एक नॉक एरिया था। उसमें मल्टीपल डोमेन्स के बंदे थे, नेटवर्क के बंदे भी थे, अदर डोमेन्स के बंदे भी थे। तो उसमें जब मेरा फर्स्ट हुआ तो उन्होंने मतलब मुझे बोले कि ये सिस्टम है और इसमें ना हमें नॉर्मली नेटवर्क की मेरी कुछ उन्होंने एक डायग्राम बताया, जो जैसे किस तरीके से हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है डेटा सेंटर के। तो हमारे पास 2-3 राउटर्स थे जिसमें ना लीज लाइन कनेक्टेशन की 10 Gbps की लीज लाइन होती है, उस पर हमारा नेटवर्क चल रहा होता है। तो पब्लिक एड्रेसेस क्या होते हैं, ये सब की चीजें ना उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिया, बोला आप इसको स्टडी करो, इसमें क्या क्या आपको आता है और क्या क्या आप इसमें सीख सकते हो। तो मैंने वो अपने जो कलीग्स थे उस टाइम पे, तो मैंने उनसे बात डिस्कस किया कि ये मैंने राउटर ये है, ये बस ये कि मैंने जो कोचिंग जब मैंने की थी नेटवर्क, तो मैंने काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपोज कर लिया था। वहाँ पे एक GNS3 नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक वर्चुअलाइज आपका एक इन्वायरमेंट बनता है डेटा सेंटर। तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया था। मैंने मल्टीपल राउटर्स की इमेजेस के साथ काम करना सीखा था। तो मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं आई कि आप किस तरीके से स्टार्ट करना, बस मुझे एक डायग्राम समझना था कि इंफ्रा किस तरीके से रन कर रहा है। मैंने इंफ्रा के साथ वर्क किया। फिर मैंने उन्होंने मुझे स्विचेस, स्टार्टिंग में मुझे स्विचेस कॉन्फ़िगर करना बताया कि हाँ आप इस तरीके से यहाँ डेटा सेंटर किस तरीके से स्विचेस कॉन्फ़िगर होता है, VLANs किस तरह बनती है। तो एंड टू एंड यूजर को हम किस तरीके से नेटवर्क की फील्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम किस तरह इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा डे टू डे एक्टिविटीज थी, जिसके अंदर हम राउटर्स को रिबूट करना हुआ या मतलब उस पर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो ये मेरा नेटवर्क का था। तो मैं इस तरीके से अपना फील्ड आगे बढ़ा। किसी स्टूडेंट को आपकी प्रोफाइल के लिए क्या तो आज की डेट में हो या पास टाइम पे, रोड मैप वो सिंपल स्टेट है कि अगर आपको नेटवर्क फील्ड में आना है तो आपको बेसिकली नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए कि नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। राइट, नेटवर्क होता है, दो फील्ड होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक नेटवर्क होता है। मतलब तो सॉफ्टवेयर में जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, कोई C++ से आप स्टार्ट करते हैं कॉलेज के टाइम पे, फिर जावा आप सीखते हो, एडवांस जावा सीखते हो, इस तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं, आप इस तरह रन करते हो। एक नेटवर्क कैसे काम करता है, आप सिस्टम पे अगर आप बैठते हो तो आपको इंटरनेट कैसे चलाना है ना, IP एड्रेसेस क्या होते हैं आपके, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें नेटवर्क के लिए। आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप उडेमी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। उडेमी पे एक इंस्ट्रक्टर है सिकंदर के नाम से, मैंने उनको काफ़ी फॉलो किया था। तो एक है ना, तो आप यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ मिलेगा। पर हाँ, एक अच्छा इंस्टीट्यूट आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि हम स्टडी करते तो हैं चीज़ों को, पर हम उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं पाते। ये कि हमने पढ़ा, उसके बाद हमने और वर्क में लगते हैं तो हम इम्प्लीमेंट करने में तो हम ढंग से एक्सपोज नहीं कर पाते फील्ड को। अगर आप किसी जगह पे आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो एक आपको टास्क दिया जाता है आपके इंस्ट्रक्टर को कि यार कल मुझे ये टास्क करना है, ये टास्क करना है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट लें, नेटवर्क सीखें स्टार्टिंग में, एक आप अपना गोल सेट बनाएं कि मुझे नेटवर्क के अंदर किस फील्ड में जाना है। तो एक इसमें जो बड़ा जो सिस्को इसका सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है नेटवर्क का,
अदर भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है, पर 95% ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो जिसके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो सिस्को के हैं। बाकी अदर भी हैं, डीलिंग्स हैं, अदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, पर सिस्को इज 95%। जितनी भी आप सिस्को के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, राउटिंग स्विचिंग है, आपका सिक्योरिटी है, डेटा वॉइस है, आप जिसे आईपी पॉइंट्स कहते हैं वो है। तो इस तरह के मल्टीपल फील्ड हैं। तो नेटवर्क से डेवऑप्स में मैं जब आया तो मैंने आपको बताया ना कि मैं जब एक स्टार्टअप के साथ जुड़ा था 19 ईयर्स में, तो उसके अंदर नेटवर्क का मेरा जो सबसे बेनिफिट रोल था, जब आपका डेवऑप्स में डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप किसी मशीन को क्रिएट करना, वीएम्स बनाना, ठीक है। अब ज़्यादातर डेवऑप्स में जो वीएम्स बनती हैं वो लाइनक्स पे बनती है। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, .NET के प्रोजेक्ट हुए जिसपे हम विंडोज मशीन पे भी रन करते हैं, तो हाँ ठीक है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो Node.js हुआ या अदर लैंग्वेजेस की जो पाइपलाइन सेट होती है तो लाइनक्स प्लेटफॉर्म काम आता है। तो मेरा देखो लाइनक्स पे हैंड्स ऑन हुआ, कैसे नेटवर्क काम करता है, क्लाउड के अंदर नेटवर्क VPCs क्या होते हैं, नेटवर्क IP एड्रेसेस क्या होता है। तो मेरा ऑपरेशन जो पार्ट था वो मेरा काफी स्ट्रॉन्ग था DevOps के अंदर, जिसमें मॉनिटरिंग पार्ट, जिसमें मैं Nagios पे काम करता था। तो मेरे को जब डेटा सेंटर में मैंने वर्क किया तो वहाँ पे एक मॉनिटरिंग टूल हुआ करता थे, तो उस तरीके से मेरा ऑपरेशन पार्ट जो था वो मेरा काफी अच्छा हुआ। डेवलपर पार्ट तो आपको पता था स्टार्टिंग से इतना अच्छा नहीं था, पर फिर उसके बाद में मैंने अपना एक रोड मैप बनाया कि किस तरीके से डेवलपर के साथ हम ऑपरेशन सेटअप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देखते हैं उनके लिए वो जानना है डेवऑप्स का जो है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्या इजी तरीके होते हैं जॉब पाने के? देखो, अगर आप एज ए फ्रेशर हो, अगर आपको स्टार्टिंग विद डेवऑप्स जाना है तो आपको सबसे पहले जो डेवऑप्स की जर्नी है उसके लिए आपको एक बेसिकली आप एक अच्छे यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको डेवऑप्स की जर्नी के बारे में बताया जाता है। आप जिस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं आप यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छे मतलब जिन्होंने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया डेवऑप्स के बारे में। तो आप क्या, सबसे पहले आप एक अच्छा कोर्स परचेज कीजिए, जिसके अंदर अनअकैडमी हुआ, जेमी हुआ, किसी भी एक अच्छे कोर्सेज परचेज कीजिए जिसमें क्लाउड प्लस डेवऑप्स का रोल हो। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लाउड के बारे में पढ़िए, क्लाउड में कैसे कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड में हम किस तरीके से मशीन क्रिएट कर सकते हैं, इंफ्रा बनाना आपको, तो इंफ्रा की नॉलेज होनी चाहिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद में आपको लाइनेक्स, जिसमें मैं स्टार्टिंग से कह रहा था, लाइनेक्स एक अच्छा मतलब आपका एक बेसिक प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर हम लाइनेक्स पे कमांड्स कैसे काम करती हैं, गिटहब क्या होता है। तो ये क्या होता है, डेवऑप्स का एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। देन हमें डे टू डे हमें naukri.com के ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल जो आज के टाइम पे काफी मैंडेटरी होती है, हमें अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए जिसके अंदर आपने कुछ सर्टिफिकेशन किया हो, एक अच्छे कॉलेज से आपने डिग्री ली हो उसको मेंशन करें, एक अच्छा सा आप अपना बायोसेट लगाएं कि आप क्या हो, एज ए फ्रेशर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स रन किए हैं, आपने कुछ किसी के बारे में नॉलेज है, तो आई बिलीव आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं इस फील्ड के अंदर, नो डाउट। ओके, एक एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? देखो, आप मेरा जो बेसिकली एडवाइस है कि अगर आप किसी फील्ड में भी जाते हैं, क्लाउड में जाते हैं, डेवऑप्स में जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसके अंदर डिवोट करना पड़ता है, मतलब किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। हमारे जो कॉलेज का जो सिस्टम है, जो बुक्स में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसका और हमारे जो रियल एनवायरनमेंट में जो वर्क होता है, कंपनीज में जो वर्क होता है, काफ़ी कुछ इतना नहीं कि सिमिलर नहीं कह सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जब आप किसी को किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो मेरा ये कहना होगा कि आप ना क्लाउड में या डेवऑप्स में अगर एंटर करना चाहते हो तो आपको एक अच्छा आपका स्किल सेट बनाना होगा, आपको कुछ प्रोजेक्ट रन करने होंगे जिसको आप उनको बता सको, एग्जाम में थ्रू या जो रिव्यूअर होते हैं उनको बता सकते कि मैंने एक .NET का प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मैंने पाइपलाइन बनाई क्लाउड के साथ में या ओपन सोर्स के साथ। तो आपको स्टार्टिंग मतलब उसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डेफिनेशंस आपको याद करनी होगी कि ये व्हाट इज द VPC, व्हाट इज द जेंकिंस। तो आप एक अच्छा आप
आपको बता सको कि जेंकिंस कैसे काम करता है। तो एक आप होता है कि इंडिविजुअल को एक स्टोरी चाहिए होती है आपसे, वो जब बात कर रहा होता है तो वो आपसे नॉर्मली एक ही स्टोरी की तरह बात करता है कि आपने किस तरीके से अपना आपने कैसे काम किया उस पर, आप किस तरीके से अपने आप को देख सकते हो। कोई डेवलप प्रोफेशन कर रहा है ये काफ़ी टूल्स और टेक्नोलॉजी से इन्वेंशन हो चुका है, काफ़ी उसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या एक सही तरीका है और क्या अप्रोच को फॉलो करना है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका बहुत मैंडेटरी है, जिसके अंदर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। तो आप है ना मॉक इंटरव्यूज देखिए, यूट्यूब पे आपको काफ़ी अच्छे मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे। अनअकैडमी ने स्टार्टिंग अभी मॉक इंटरव्यूज की भी क्लासेस या कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, तो उस तरीके से आप कहीं एक्सप्लोर किए गूगल के ऊपर कि मुझे मॉक इंटरव्यूज देखने, डेवऑप्स इंजीनियर किस तरीके से अपना डे टू डे वर्क करता है, और इस तरीके से ना आप उनको लर्न कीजिए, उनके बारे में नोट डाउन कीजिए, नोटबुक में राइट डाउन कीजिए कि आप किस तरीके से उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे, अगर मुझसे वो क्वेश्चन पूछता है तो मुझे किस तरीके से उसको आंसर करना है। तो आप इस तरीके से अपना एक रिज्यूम भी बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक अपना स्किल सेट भी आप सेट कर सकते हैं। सपोज कोई क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर है या डेवलपर है, अगर उसको डेवऑप्स में स्विच करना हो तो उसके लिए क्या इजी तरीके हो सकते हैं? क्या उनको स्टडी मटेरियल मिल सकता है? उनके लिए क्या रोड मैप होगा? अगर आप एज ए डेवलपर हो या आप किसी भी फील्ड से हो, जैसे चाहे .NET के डेवलपर हो या आप टेस्टिंग फील्ड से हो, तो आप किसी भी रोल में अगर स्विच करना है तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर मैं टेस्टर की बात करूं तो टेस्टर को कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसमें डेवऑप्स की पाइपलाइन जो बनी होती है, इसमें हम पहले हमारा इंटीग्रेशन पार्ट होता है, देन उसके बाद में डिप्लॉयमेंट पार्ट होता है, तो वो कहाँ अपने आप को फिट कर पाता है। जैसे अगर मैं उनसे बोलूँ कि एक टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग लिखें, तो टेस्टर जो होता है उसको कहता है अरे यार मेरा एक फील्ड तो मेरा अच्छा है, यूनिट टेस्ट के बारे में कहूँ या सेलेनियम टेस्टिंग के बारे में कहूँ कि मैं कोड की टेस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे बाकी फेजेस, डिप्लॉयमेंट फेज और इंटीग्रेशन पार्ट मुझे स्टडी करना है। तो एक अच्छा उनको जो टेस्टर होता है या डेवलपर होता है उसकी गिट की अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। अगर मैं उन पर्सन्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्विच करना चाहते हैं जॉब, तो उनको गिट की, हाँ मैं एक्सपीरियंस पर्सन की बात है जिन्होंने 2-3 ईयर्स है ना किसी फील्ड में अपने आप को टेस्टिंग हुआ है, डेवलपर बने वो और उस पर वर्क कर रहे हैं। अब उनको डेवऑप्स में अगर जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो गिट के बारे में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। अगर वो किसी फील्ड के बारे में जैसे स्क्रिप्टिंग के बारे में तो पाइथन उनको अच्छी आती है। तो उस जो डेवऑप्स की एक पाइपलाइन सेट है कि गिट के बाद में हमारा कोड कहाँ उसका बिल्ड बनता है, उस बिल्ड बनने के बाद में हम कहाँ उसको डिप्लॉय करते हैं, तो उस पाइपलाइन के अंदर वो अपने आप को कहाँ फिट कर पाते हैं, उस फील्ड के अंदर अगर वो फिट कर पाते हैं उसके आसपास उन एरियाज को वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक ऑटोमेशन इंजीनियर जो टेस्टर होता है, अगर वो एक यूनिट टेस्ट या एक टेस्टिंग फील्ड में अगर वो अपने आप को अच्छा मानता है कि हाँ मैं इसमें तो अच्छा हूँ, तो स्टार्टिंग उसको बिल्ड प्रोसेस क्या होता है, जेंकिंस क्या होती है, वो उसको पढ़े। देन उसके बाद में कोड टेस्ट वो उसने कर ही लिया। देन उसके बाद में होता है कि वो इस तरह के डिप्लॉयमेंट करता है। तो डिप्लॉयमेंट क्लाउड में करना है या जहाँ भी किसी प्राइवेट ऑन प्रेमाइसिस क्लाउड में करना है, तो जहाँ भी वो प्रोसेस होता है उसके बारे में स्टडी करें। तो हमें जब अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे डेवऑप्स करो चाहे क्लाउड करो, तो अगर उसका पूरा रोड मैप आप बनाइए कि आप कहाँ उसको अपने आप को रिलेट कर पाते उस फील्ड के अंदर, देन उसके बाद में आप उस पर वर्क करना स्टार्ट। तो इस तरीके से मैंने भी अपना इस तरीके से स्टार्ट किया। मैं आपसे भी सजेस्ट करता हूँ कि लिसनर्स को कि अगर आज एज ए फ्रेशर हो या आप उससे जॉब करना चाहते हो, तो आप उस पूरे जर्नी में डेवऑप्स की जो पूरी जर्नी है उसमें आप कहाँ पे एक 10 ऑफ आप कितना मार्क देना चाहते हो। तो अगर 10 में से मैं 8 मेरा अगर ये गिट पे अच्छा है, तो मेरे बाकी पे मेरा कितना पॉइंट्स है, तो उस पे उन पॉइंटों में मुझे वर्क करना है। उसके बारे में मुझे अच्छी वीडियोस देखने हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है अगर आपकी नियर बाई है, तो आप इस तरीके से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी काफ़ी प्रोफाइल्स होती हैं जिनमें कॉमन डिग्री क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर और रिले इंजीनियर
साइबर से एक और सिखा। तो इनमें क्या डिफरेंस है और इनका नाम अलग अलग है? देखो अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो कंपनी से क्या है, अगर मैं बड़े सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूँ जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एक क्लाइंट है हमारा, तो मेरा जो बनाना है प्रोजेक्ट मुझे डिलीवर करना है, तो मेरा जैसे Node.js पे एक प्रोजेक्ट है, मतलब उसको मेरे को डिलीवर करना है। तो क्या होता है कि कुछ जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्लाउड का बंदा चाहिए होता है, मतलब उसको सिर्फ अपने इंफ्रा ऐसे क्लाउड पे चलाना होता है। इंस्टेंसेस जो कहते हैं जहाँ वर्चुअल मशीन होती है उनको सिर्फ रन करना होता है, उसमें कोई CI/CD पाइपलाइन या डेवऑप्स मेथड उनको नहीं चाहिए, मतलब उनको सिंपल कोड चाहिए। तो होता है कंपनीज में ना क्लाउड वाला बंदा होता है, एक डेवऑप्स वाला बंदा होता है। एक छोटी स्टार्टअप की बात करता हूँ या सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करता हूँ, छोटी कंपनी की बात करता हूँ जहाँ पे कम प्रोजेक्ट होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जो क्लाउड वाला बंदा होता है उसका वर्क होता है, उसका डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसमें तो जैसे AWS का क्लाउड है अगर वो यूज करते हैं, या Azure का क्लाउड है, तो उसको इंफ्रा की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे वर्चुअल मशीन्स बनती हैं, किस तरह सिक्योरिटी ग्रुप्स बनते हैं और किस तरीके से हम एक ना कोड को वर्चुअल मशीन पे रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लाउड का बंदा काम करता है। देन मैं बात करता हूँ डेवऑप्स वालों की। तो डेवऑप्स वाला बंदा डेवऑप्स के जो डेवलपर्स हैं उनके साथ और ऑपरेशंस जो टीम है, जैसे इंफ्रा जो क्लाउड वाले बंदे के साथ है, दोनों को साथ में वर्क करके और उसको एक सेटअप करता है, पाइपलाइन सेटअप करता है कि तो इस तरीके से ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, GD के बारे में कि कई बार क्लाउड इंजीनियर उनको चाहिए तो उनको उनमें कुछ पॉइंट्स है ना वो डेवऑप्स के भी डाल देते हैं, मतलब जैसे आप हैंड्स ऑन होना चाहिए, कुबरनेटिस होना चाहिए, डॉकर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना, तो पाइथन स्क्रिप्टिंग भी होनी चाहिए, पर प्रोफाइल क्या है, क्लाउड इंजीनियर। तो होता है कि कई बार कंपनीज के अंदर डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियर एक सेम पर्सन भी वर्क कर लेता है। तो एक छोटा कंपनी है, बजट कम है, प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं है, तो आपका क्लाउड भी वही बंदा मेंटेन कर रहा है, डेवऑप्स वाला बंदा भी सेम है। तो इस तरीके से वो डेटा को हम पढ़ते हैं कि कई वो कंपनी होती है जो प्योरली डेवऑप्स पे वर्क करती है, जिसमें एक आपको सिर्फ एक इंफ्रा की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी आपको मेनली पार्ट CI/CD पाइपलाइन, डेवऑप्स मेथोडोलॉजी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये वो प्रोफाइल अलग होती है। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपके फील्ड में अच्छे हो, उसके हिसाब से अपनी जॉब सर्च कीजिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई भी कॉमन पर्सन की बात करते हैं जो JD नहीं पढ़ते और सीधे अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने एक दो JD पढ़े, जैसे क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर। आप किसी डेवऑप्स इंजीनियर के पास जॉब है, GCP है, जॉब नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अप्लाई आप उनको भी अप्लाई करते हैं, उनको रिजेक्शन ज़्यादा मिलते हैं। तो उस सिनेरियो में मैं बात कर रही हूँ कि रिलीज इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। अगर कोई JD पढ़ रहा है, जूनियर कैंडिडेट या फ्रेशर कैंडिडेट, उसको नॉलेज है उसकी, लेकिन वो अप्लाई करना चाहता है, तो किस फील्ड में अपना फोकस रखना चाहिए, किन पर्टिकुलर टूल्स और टेक्नोलॉजी पे फोकस रखना चाहिए? देखो, अगर आप JD पढ़ के अगर आप अपना रिज्यूम सेट करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने स्टार्ट किया कि मुझे जेंकिंस की नॉलेज होनी चाहिए, कुबरनेटिस आना चाहिए, डॉकर आना चाहिए, क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए, Azure, AWS, GCP। तो वो ये नहीं कहना चाहता इंटरव्यूअर कि आपको तीनों जो, अगर मैं बात करूँ AWS, Azure, GCP, अगर मैं तीनों के बारे में पता हो, मतलब आपको एटलीस्ट एक क्लाउड के बारे में पता हो कि हमें जो ऑन प्रीमाइसेस पे तो डिप्लॉयमेंट करना नहीं है, अगर करना है तो उसका भी एक अलग मेथड है कि आप ऑन प्रीमाइसेस VMware की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको एटलीस्ट एक क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आप AWS अच्छा है, मतलब आप सीख सकते हैं, स्टार्टिंग बिगिनर जो भी है। उसके बाद में अगर आप जेंकिंस, ओपन सोर्सेज के बारे में आप पढ़ते हैं, तो इस तरीके से आप जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो आप GD में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको राइट डाउन करो, आपको उसमें से क्या आता है और आप उसमें से कितने आपको मार्क्स देना चाहोगे। जैसे जेंकिंस है, अगर मुझे
सिंपली जेंकिंस के बारे में पता है, जेंकिंस में किस तरीके से काम करता है, तो मैं आउट ऑफ 10 में इसको कितना मार्क देना चाहूँगा। तो एक अच्छा जीडी आपके अकॉर्डिंग रिज्यूम बनाइए, फिर आप अप्लाई कीजिए। नो डाउट आपसे 2 से 3 इंटरव्यूज के बाद में आप एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि सबका जीडी जो मेथड होता है वो सिमिलर होता है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जिसके अंदर कई बार होता है कोई नई टूल्स अगर मार्केट में सर्कल CI है उसके बारे में पता हो, या पपेट के बारे में, सैप के बारे में, तो ये ओपन सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा आप उसके अल्टरनेटिव अगर आप बात करते हैं कि मेरे को एनसिबल भी आता है, मुझे जेंकिंस आता है, तो आप उसको इंटरव्यू को ये बताइए मुझे जेंकिंस के बारे में पता है, मुझे एनसिबल के बारे में पता है, मुझे कुबरनेटिस के बारे में पता है ना। तो वो जो होगा वो आपसे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा। कुछ कंपनीज होती हैं कि उसका इंफ्रा ही उन पे बना होता है, जैसे कई कंपनी होती है, मेरे कंपनी में सैफ ही चल रहा है, तो आप फिर उसके अंदर होता है कि मेरे को आते अदर टूल्स हैं, पर अगर मेरे को आप सिखाते हैं या मैं उन पर काम करूँगा तो मैं, क्योंकि सबकी जो बैकग्राउंड जो होता है वो सबका सिमिलर होता है, काम करने का तरीका सेम होता है, बस वो कंपनीज का टैग होता है कि ये है और ये है। उस तरीके से आप है ना इनके बारे में पढ़िए, जीडी के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम सेट कीजिए, और उसके हिसाब से आप अपना आपको मार्क कीजिए कि मैं को इस फील्ड में कितनी नॉलेज और कितना टाइम लगेगा मुझे क्रैक करने में। ये ऐसा रोड मैप तैयार कीजिए आप। ओके, सो थैंक यू अनुराग टू कनेक्टिंग विद अस, और आपने इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी नॉलेज शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। गाइस, अगर आप भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई पॉडकास्ट शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ दी गई ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अनुराग सर की लिंक्डइन आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आपको लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। So thank you so much for watching till here. Keep subscribing, keep watching. Bye bye. Take care. Thank you.